क्यों बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, तो ऐसी क्या वजह है? सर आ रही है लेकिन अजानें हो रही हैं, इसी वजह से म्यूट किया। अच्छा जी, ठीक है जी, चुप कर जाए फिर। जनाब जी जनाब, क्या क्या परसेंटेजेस रखना चाहेंगे आप? जिससे आ जाए। जिससे ए आ जाए? चलें बताएं जी, मशवरा दें। सर एक मिड होगा या ओएचटी होंगे दो? पता नहीं जी, अगर तो फेस टू फेस हुआ तो 2 एसटी होंगे, ऑनलाइन हुआ तो मिड होगा। जी जनाब, चलें। क्या सर क्या यूनिवर्सिटी खुलने के चांसेस हैं वैसे? जी बेटा, बिल्कुल है। आपके यूके से आने के चांसेस हैं कि नहीं है, ये बताएं आप। बॉर्डर खुलने के चांसेस हैं कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो फिर खुल गई तो क्या करेंगे? फिर सर उस टाइम देखेंगे क्या होगा। चलो, जी क्या ख्याल है इसके बारे में? क्यों बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर आपका जो क्राइटेरिया सर आप वो बता दें, फिर हम उससे अगर आप हमारे साथ शेयर कर दें, फिर हम आपको बता सकते हैं सर कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए। बेटा ही मैंने आपके सामने लिखा है, मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही, सॉरी, मैं शेयर करता हूँ। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी जी, मैं शेयर करता हूँ। मैंने पहले शेयर की थी लेकिन वो प्रॉपरली हुई नहीं। अब आपको नजर आ रही स्क्रीन मेरी? क्यों बच्चों? यस सर। जी, चलो, ये मैंने लिखा है आपके सामने, बताओ। ये है जी 1 और 2, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सर ठीक है, असाइनमेंट नहीं है बीच में? असाइनमेंट भी डाल दें सर। असाइनमेंट भी डाल दे, बहुत ज्यादा काम नहीं हो जाएगा। सर 5% प्रोजेक्ट कर दें, 5% असाइनमेंट कर दें। तो आप इसको यूं कर लेते ना, हम इसको 2 असाइनमेंट्स कर लेते हैं। जी सर ये सही है। चलो ठीक है, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम, 2 असाइनमेंट्स कर लेते हैं, एक ही सर बात। मिड एक होना है, ओएचटी नहीं होने को कह रहा है, इसमें कम करके किसी और में एडजस्ट वो ये जितनी फाइनल के बराबर हो रही है डिग्री।
ये भाई कोई फिल्टर लगा के तुम बोल रहे हो, मुझे एक लफ्ज समझ नहीं लगा। सर लगता है रोबोट बोल रहा है। हाँ, पता नहीं ये कैसे बोला है इसने और क्या बोला है, तो किसी को भी पता नहीं चला होगा जैसे। हाँ भाई, अगर उसामा बोल रहे थे तो दोबारा बताइए। उसामा, आवाज नहीं आपकी सही आई। नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था, वो दूसरा बच्चा की और या बोल रहा था सर। या था। अच्छा ये ठीक है, फिक्स कर लें इसको, बोलो। यस सर, ये सही है, कर लें फिर। यार मैं कह रहा था कि अगर मिड एक ही होना है, ओएसटीज नहीं होने, तो फिर इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फाइनल 40% और मिड 30%। की वेटेज मेरे हिसाब से भी थोड़ी कम होनी चाहिए। इसकी बेटा मिड की सर। सर 25 कर दें, 25 कर दें सर, और असाइनमेंट्स की 15 कर दें। अच्छा वैसे ये मेरा स्टैंडर्ड है, लेकिन चलो तुम लोग की फरमाइश पे यूं कर देते हैं। ठीक है और सर मुझे एक थैंक और यू चीज़ सर। पूछनी थी। जी बेटा बोले। सर आप चीटिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं? बेटा अभी तक तो मेरा ख्याल था कि मैं काफ़ी वो अपनी तरफ से अक्लमंदी का मुजाहिरा कर रहा हूँ एमसीक्यूज के ऊपर जाके और क्वेश्चंस को शफल करके, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप लोगों ने उसका भी हल ढूंढ लिया हुआ है। तो अब मुझे एक बंदे ने एक और सॉफ्टवेयर सजेस्ट किया है, और उसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपके पास एक तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है एक टाइम के ऊपर, और उसमें शफलिंग भी हो जाती है। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बगैर ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। यानी इस तरह की ऑप्शन नहीं होती कि आप अभी उसको टेम्परेरीली छोड़ दें और आगे चले जाएं और फिर आप दोबारा पीछे आ जाएं। तो यू हैव टू डू इट एट दैट टाइम। साथ में उस क्वेश्चन के ऊपर एक टाइमर भी लगा हुआ होता है, तो जिसका मतलब यू वुड हैव फिक्स्ड टाइम टू अटेम्प्ट एनी एमसीक्यू। तो ये है कि अब मैंने इस तरह से सोचा है। सर ऐसे क्विज़ ऐसे पेपर्स हमने दिए हुए हैं, लेकिन सर इसमें इशू ये आता है कि जिस बच्चे को वो एमसीक्यू आता भी है, मतलब उसके पीछे की वर्किंग उसे पता है, लॉजिक पता है, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी कंफ्यूजन से डिफरेंट लगा दिया आंसर, तो उसका पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं। तो सर ये एक तरह से उन बच्चों के लिए भी नुकसान है जो चीटिंग नहीं करते हैं। नहीं और बेटा सर वो इसमें एक और मसला भी है सर, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि सर हम उस पर क्लिक कर लेते हैं करेक्ट ऑप्शन पे, लेकिन वो 25 से 30 सेकंड उसको वो उसी में लोडिंग में ही ले लेता है, तो टाइमिंग एक्सपायर हो जाती है और क्विज आपका उसमें मार्क्स 0 आ जाते हैं। चलो यार, फिर क्या हुआ, कभी कभी जीरो ले लेना चाहिए इंसान को, मसला तो नहीं। नहीं फिर सर, क्या। सम टाइम इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा होता है, तो सर जो चीज़ आती है उसमें आप मार्क्स 0 ले रहे हैं, तो उसमें बड़ा अफसोस होता है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि आप लोग थोड़े से लोग होगे 15-16, तो अगर कभी इस तरह की असेसमेंट की बारी आई, जो कि अल्लाह करे कि ना आए, तो हम उसका फिर कोई हल निकाल लेंगे, आप लोगों से मशवरा करके कोई हल निकाल लेंगे। जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे वैसे कर लेंगे। मेरे जहन में जो ऑप्शन थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये कि जब टाइम आएगा तो इसको तब डिस्कस कर लेंगे, अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस इट। हो सकता है ऐसा मौका आए ही नहीं। ठीक है ओके। ठीक है, बेहतर सर। अच्छा ओके। अच्छा लैब में पहली दफ़ा करवाने लगा हूँ, तो लैब में नॉर्मली यही 3 चीज़ें होती हैं। सर ये सिर्फ 1 2 3 नजर आ रहे हैं इनके आगे। अच्छा वो आपने बताना है ना, अभी मुझे आप लैब का बताएं। सर नॉर्मली लैब परफॉर्मेंस और लैब रिपोर्ट ही होती है सर, प्रोजेक्ट नहीं होता नॉर्मली। अच्छा यार ऐसे है कि इस बात का ना इम्कान है कि मेरे पास ना एक फंडेड प्रोजेक्ट आ जाए। ठीक है, जी सर। और यानी अभी पेपर वर्क मेरे पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, लेकिन होगा ये कि अगर मेरे पास वो फंडेड प्रोजेक्ट आता है, तो मैं तकरीबन आपको कह लो तीसरी या चौथी लैब में ये बात बता दूंगा। करना ये होगा कि आप सारों ने एक ही प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, मतलब एक ही काम होगा जो आप सारों ने करना होगा, ठीक। और इवेंचुअली जिसका काम बेस्ट होगा उसको पैसे मिलेंगे, तकरीबन समझो 40,000 रुपीज़।
ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट करवाने की 2 वजूहात हैं, मतलब मैं इसको लैब में इस वजह से डाल रहा हूँ और यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको ख़त्म कर दिया, असाइनमेंट्स कर दी। एक तो ये कि इसमें आपकी लर्निंग होगी और दूसरा ये कि क्योंकि इसमें पोटेंशियली पैसे मिलने का चांस होगा तो आपको इतना तबीयत पे भारी नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, 40 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन टेंटेटिवली आई गेस के जिसका भी सबसे बेस्ट होगा प्रोजेक्ट, सेम काम होगा, तो इवेंचुअली आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। तो क्योंकि मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ तो इसलिए आई थॉट कि अच्छा चलो मैंने एंटेना का कोर्स भी पढ़ाना है, आप लोग की असेसमेंट भी हो जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा और चलो काम करने के मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये प्रोजेक्ट रख लें लैब में, लैब के पार्ट के तौर पे, आपकी अच्छी लर्निंग रहेगी, इसमें मज़ा आएगा आपको, ठीक यस है। सर वेटेज भी बता दें सर नो की। यार ये चीज़ों का मुझे पता नहीं है, तो ये मैं अपने जो कॉलीग्स हैं ऑफिस में उनसे कंसल्ट करूंगा और उस हिसाब से इसका कुछ हल निकालूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं लैब किसी भी कोर्स की पहली दफ़ा करवा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है इन वेटेजेस का कि ये क्या रखनी चाहिए। तो मैं एक आधे किसी बंदे से मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा, लेकिन मोर लेस इट वुड बी लाइक दिस। आई थिंक के अगर मैंने करना हो तो आई थिंक रिपोर्ट्स को मैं 20% दूंगा शायद, और इसको चलो इसको भी 40 सर दे दें। पिछली और लैब इस सर फारूक ने कराई है, उन्होंने टोटल 10 लैब रिपोर्ट्स ली हैं 10% की, डिजिटल कम्युनिकेशन लैब सर। उन्होंने अच्छा ऐसे है ना कि उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया होगा ना। जी सर, उन्होंने इन दोनों को हाँ कंबाइन करके ना लैब रिपोर्ट पे लैब परफॉर्मेंस भी सर। हाँ। तो चलो अगर मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो इट वुड बी ये कि ये दोनों मिला के 60% हो जाएंगे, ठीक है, और ये मिला के 40% हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। ओके सर ओके। तो प्रॉब्ली ऊपर वाले 2 जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा तो जनाब अब मैं आपसे ये सवाल, तो ये फिक्स हो गया हमारा, ओके। चले मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया अपने लिए, आप भी इसकी तस्वीर बेशक खींच लीजिएगा, ताकि लेटर ऑन हमें कोई परेशानी ना हो कि हम लोगों ने क्या आपस में डिस्कस किया था, ओके। अच्छा तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इस कोर्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस कोर्स में क्या होना चाहिए। तो एक आपने मुझे जवाब दिया कि प्रॉब्ली इसमें सिग्नल्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ओके। और फिर एक जवाब आया कि जी आरएफ सिस्टम्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ओके। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इफ़ समबडी आस्क्स यू कि यार अच्छा जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पूछता है कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है मेनली, तो उस मेनली के जवाब में आप क्या बताएंगे उसको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है। सर क्यों जनाब? पावर पावर एंड कम्युनिकेशन जो मेजर जो पिलर्स हैं डब्ल्यू के। अच्छा पावर और दूसरा है जी कम्युनिकेशन, अच्छा जी ये 2 मेजर पिलर्स हैं, ओके। और उसके अलावा कौन सा कोर्स है जो आप डबल ई में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ पे आईएसटी में? मतलब जिस तरह 1 2 3 इस तरह करके कोई सीरीज में है कोर्स? इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी गुड।
इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। और उसके अलावा कोई और ब्रांच आपको लगता हो? एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम सॉर्ट ऑफ इसी में ही आ जाता है। और उसके अलावा सॉरी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, अच्छा चलिए वो पावर में आ जाएगा, लेकिन चलिए मैं ट्रांसमिशन को भी लिख लेता हूँ। ट्रांसमिशन में आप क्या पढ़ते हैं नॉर्मली? क्यों जनाब? एंटेना डिवाइड। अच्छा, तो ये कौन सी ब्रांच होगी? ट्रांसमिशन में आप क्या पढ़ते हैं? सर ये कम्युनिकेशन का पार्ट होगा ना, ट्रांसमिशन वगैरह? ट्रांसमिशन वगैरह कम्युनिकेशन का पार्ट ओके हो सकता है, ओके। और इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक? सर लॉजिक डिज़ाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और आप पढ़ते हैं एसएनएस, सीवीटी, डीएसपी पढ़ते हैं, राइट? यस सर। जी सर। आप पढ़ते हैं, और ये यानी सॉर्ट ऑफ आप यूँ कह लें कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, राइट? ये तकरीबन रफली इनमें ट्रीटमेंट एक ही तरह का होता है सारे का सारा, राइट? ऐसे ही है ना? अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन है इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। आई वुड से इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आप पावर, मतलब पावर जनरेशन कैसे आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में? कौन सा आपने ऐसा कोर्स पढ़ा है जिसमें पावर जनरेशन आपने पढ़ी है? ईएमएस। ईएमएस, वेरी गुड। तो ईएमएस मैकेनिकल में, सिस्टम। हाँ जी, ईएमएस में जो आप पावर जनरेट करवाते हैं वो किस किस प्रिंसिपल पे, कौन सी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो पावर जनरेट करने में आपकी हेल्प करती है? सर डिफरेंट है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह है, फैराडेज लॉ वेरी है। गुड। हाँ बस मैग्नेटिक ना, मैग्नेटिक फील्ड इज द बेसिक क्वांटिटी जिससे फैराडे लॉ गवर्न होता है। अब आप उस मैग्नेटिक फील्ड या फैराडे लॉ को अप्लाई करते हैं समटाइम्स थ्रू मैकेनिकल मींस एंड समटाइम्स थ्रू इलेक्ट्रिकल मींस एज वेल। ठीक है, मैकेनिकल मींस का मतलब ये है कि आपने परमानेंट मैग्नेट्स लगा दिए, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, आपने अपने रोटर को मैकेनिकली घुमाना शुरू कर दिया और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई, आपके पास करंट जनरेट हो गया, ठीक हो गया, तो आपने पावर को जनरेट कर लिया। इलेक्ट्रिकल मीन से मुराद ये है कि जिस तरह हमारी जो इलेक्ट्रिकल तो नहीं, मतलब जिस तरह हमारे पास जनरेटर होता है जिसके अंदर आपने एक रोटर लगाया हुआ है, रोटर के पीछे आपने एक व्हील लगाया हुआ है, उसके साथ आपने गियर्स और बेल्ट लगाई हुई है। आप जब तेल डालते हैं तो उसके अंदर पिस्टन है, तो वो सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल है। तो वो जब बर्न होता है उसकी वजह से वो घूमते हैं पिस्टन्स, और उसकी वजह से अगेन आपका रोटर घूमता है, परमानेंट मैग्नेट्स आपने लगाए हुए हैं, बिजली आपको मिलना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में और क्या स्टडी कर सकते हैं? क्या आपने ट्रांसमिशन स्टडी की हुई है? पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं आप? ईएमएस के कोर्स में ही आपने एक बेसिक एंटिटी पढ़ी होगी जो पावर ट्रांसमिशन में आपकी हेल्प करती है। क्या एंटिटी है या क्या डिवाइस है जो कि आपको हेल्प करती है पावर ट्रांसफर में?
क्यों जनाब? Who will tell me? ट्रांसफार्मर, वेरी गुड। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? आपको पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? नॉर्मली तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, तो ये कैसे आपको हेल्प करता है पावर ट्रांसमिशन में? क्यों बच्चों? स्टेप अप करके वोल्टेज को स्टेप डाउन करके। वेरी गुड। आपने जब पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो ईदर यू आर ट्रांसमिटिंग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज या इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है? और उस करंट या वोल्टेज की स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन के लिए आपके पास ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, ठीक है? लेटर ऑन इट इज अ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन भी अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का सब्जेक्ट है। हम लोग उसको मास्टर्स में पढ़ते हैं, या जो एवियोनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रांसमिशन लाइन का सब्जेक्ट ज़रूर होता है, जो कि अगेन जो वायर्स हैं जिनके थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं कि क्या कोई भी वायर या पीस ऑफ कंडक्टर सूटेबल है फॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और नॉट, ठीक है? तो ट्रांसमिशन लाइंस भी और ट्रांसफार्मर्स भी, ये दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा फिर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंटेना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर है। अगर आप माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ें, आरएफ सर्किट्स पढ़ें, वो सारा कुछ भी इसके अंडर आ जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं जनाब? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस, डीएलडी, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? तो इफ somebody asks you कि जी अच्छा डबल ई में क्या है, तो यू हैव 3 बेसिक थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड सिग्नल्स। और ये बात हमें सिखाई थी लम्स के एक डीन साहब थे, तारिक जदून या खालिद जदून साहब, उन्होंने तो पहली दफ़ा मैंने उनसे ये बात सुनी थी, एंड इट इज़ वेरी राइट कि दिस इज़। अब डबल ई में एक और चीज़ आ गई है आहिस्ता आहिस्ता, व्हाट इज़ दैट? आहिस्ता आहिस्ता जो डबल ई के स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिनेट करती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एम्बेडेड सिस्टम्स, वो क्या चीज़ है? सर आईओटी सिस्टम्स है सर। सिस्टम्स के अलावा बताएं। चलो रोबोटिक्स, ठीक है, आईओटी सिस्टम्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये इसके अंदर नॉर्मली 2 चीज़ें हैं ना, इन दोनों में। इसमें एक हार्डवेयर है और साथ में उसके अकम्पनिंग में क्या चीज़ है? एक हार्डवेयर के साथ साथ, हाँ जी, ठीक है। तो आईओटी सिस्टम एक फिजिकल, एक एम्बेडेड सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो जिसको बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में, लेकिन उसको चलाने के लिए या उससे डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ना, या यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम गोज विद रोबोटिक्स एज वेल। रोबोटिक्स में अगर आप मैकेनिकल रोबोट की बात कर रहे हैं तो आपने एक सिस्टम बना लिया जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उससे डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव करवाने के लिए यू नीड अ सर्टेन पीस ऑफ कोड या सॉफ्टवेयर, सो दैट कि आप वो काम उससे ले सकें जिसके लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है? तो एक और चीज़ जो अब आहिस्ता आहिस्ता डबल ई का एक एसेंशियल पार्ट बनने लग गई है, दैट इज़ दी प्रोग्रामिंग और CS यानी कंप्यूटर साइंस जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसका पार्ट बनने लग गया है। दैट्स वाई अब डबल ई के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी सारे और अभी आप अपने सामने भी देखिए तो जितनी भी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशंस में ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस में, जो कि आपके डिफरेंट मसाइल हल करती हैं, ठीक है? लोग चैटबॉट्स बनाते हैं, लोग जो है वो एप्लीकेशंस बनाते हैं,
वेबसाइट्स बनाते हैं, डिफरेंट काम करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग नाउ डन बाय पीसेस ऑफ कोड और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब काफ़ी एक इंक्लिनेशन डबल ई के अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग की या CS की आने लग गई है। नॉर्मली जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वो इतना ज़्यादा इस बात को पसंद नहीं करती, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। जितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर लिया जाए उतना बेहतर है। तो अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बोथ ऑफ दीज आर ट्रीटेड सेपरेटली, और जो लोग भी आपके कॉलीग्स जो अभी हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनमें से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की साइड पे गया है या प्रोग्रामिंग की साइड पे, तो आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट गया है। यानी कोई हमारे पास इस तरह की कोई ऑफरिंग नहीं है, लेकिन पीपल आर डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड, एंड आई बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके एक्सपर्टीज लोगों के अंदर आने चाहिए, सो दैट वो प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर भी काम कर सके। ठीक है, थोड़ा इंडिपेंडेंटली ये कर सके। ओके, तो ये बात तो हो गई जेनेरिक केस हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अगली बात कि ये जो कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटली, खाली एंटेना नहीं है, इसका नाम जो है वो है एंटेना एंड प्रोपिगेशन। ये नाम है ना, एंटेना एंड प्रोपिगेशन, ये नाम है जनाब। ओके, ये क्या है और ये क्या है, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में आपस में ताल्लुक क्या है? इसकी कोई एग्जांपल बताएं। फिजिकली हैव यू सीन एनी एंटेना एवर बिफोर? सर डिश Yes, एंटेना sir. होता ठीक है, आप लोगों ने डिश देखा है, डिश इज अ टाइप ऑफ एंटेना। ओके, और एनी अदर एंटेना Sir, जिसका horn आप, type. सॉरी बेटा, Sir, horn type जो usually मस्जिदों में यूज होता है. अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो साउंड के लिए होता है, लेकिन हॉर्न एंटेना होता ज़रूर है, उसी शेप का एक एंटेना भी होता है। तो नॉर्मली जो मस्जिदों में यूज़ होता है वो तो स्पीकर होता है ना, या गाड़ियों में जो लगता है वो हॉर्न होता है, जो कि साउंड वेव्स को जनरेट करता है या उनको ट्रांसमिट करता है। जो एंटेना है वो नॉर्मली रेडियो फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को, RF सिग्नल्स को करता है, साउंड को नहीं करता। ओके, लेकिन ठीक है, और उसके अलावा सर पैच एंटेनास जो यूजुअली छोटी जो कार्स होती हैं और जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं ऐसी छोटी सी. ठीक है, और एनीथिंग एल्स? अच्छा, ये एंटेनास जो आपने मुझे बताए हैं, डिश हो गया, हॉर्न हो गया, पैच हो गया, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं? क्यों जी, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये एंटेनास? डिश कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हॉर्न कहाँ इस्तेमाल होता है, पैच कहाँ इस्तेमाल होता है, या आपने कहाँ देखे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? फोन्स में। अच्छा चलो, ये पैच जो है आई अज्यूम कि इसके लिए आप कह रहे हैं कि ये फोन्स में इस्तेमाल होता है। यस सर, यही कह रही हूँ। डिश कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सर सर डिश सैटेलाइट. एंटेना अच्छा, टीवी में भी इस्तेमाल होता है वैसे, सैटेलाइट में इस्तेमाल होता है। ओके, हॉर्न, हॉर्न कहाँ पे इस्तेमाल होता होगा?
कभी देखा आपने? सर गार्डियन। सॉरी, गार्डियन। नहीं, हॉर्न एंटेना की बात हो रही है। गाड़ियों में तो मैंने आपको बताया ना, साउंड वाला हॉर्न इस्तेमाल होता है वैसे, लेकिन हॉर्न एंटेना भी एक होता है। चलिए, ये भी शायद आपने ना देखा हो, इसको भी हम छोड़ देते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस कोर्स के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वन पार्ट रिलेट्स टू द एंटेना विच इज अ लिटिल लार्जर पार्ट, एंड द अदर पार्ट रिलेट्स टू प्रोपेगेशन। और अगर आप ट्रीटमेंट वाइज कंसिडर करें कोर्स की, तो प्रॉबेबली 80% ऑफ द कोर्स will be related to antenna and its design and its properties, and rest of the 20% of the course will be related to the propagation part, ठीक है। तो जो एंटेना वाला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी एंटेना किस तरह से रेडिएशन कैसे करता है, ठीक है। मतलब किसी भी एंटेना से जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो क्या वजह होती है कि एंटेना से एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्यों होती है। कोई भी पीस ऑफ, किस तरह का पीस ऑफ इक्विपमेंट होगा, वो एक एंटेना के तौर पे कैरेक्टराइज हो सकता है, ठीक है। फिर डिफरेंट एंटेनास की, एक एंटेना की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने दो एंटेनास को कंपेयर करना है, या आपने कोई एंटेना बनाना है, या आपने बनाया है या खरीदा है, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज हैं उस एंटेना की जो कि आप के लिए ऑफ इंटरेस्ट होंगी, जिनको आप देखना पसंद करेंगे या जिनके बारे में जानना चाहेंगे आप, ठीक है। उनकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट जो एंटेना टाइप्स हैं, उसके डिजाइन्स को देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट एंटेना टाइप्स के डिजाइन्स को देखेंगे, जिसमें ये वाली चीजें भी आएंगी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। डिश एंटेना को देखेंगे, हॉर्न को देखेंगे, पैच को देखेंगे कि इनके क्या क्या डिजाइन्स हैं। फिर हम एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे कि एंटेना कौन कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, या डिफरेंट एप्लीकेशंस में किस तरह के एंटेनास इस्तेमाल होते हैं। दो, तो इट्स सॉर्ट ऑफ बोथ वेज एट लुकिंग एट कि एक जेनेरिक एंटेना की क्या एप्लीकेशंस हैं, और दूसरा ये कि किस तरह की एप्लीकेशन में कौन सा एंटेना इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता एंटेना की एक बहुत बड़ी टाइप होती है विच इज़ कॉल्ड अरे एंटेनास, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है ये एंटेनास की, तो इसको हम काफ़ी तफसील से देखेंगे, ठीक है। सॉरी, वेरी यूजफुल टाइप एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, जब हम ये एंटेना वाला पार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोपिगेशन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि प्रोपिगेशन में हमें क्या स्टडी करना चाहिए? क्यों जनाब? जो एंटेना से वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वो किस तरीके से प्रोपोगेट होंगी मीडियम में? वेरी गुड, ठीक है। तो जनरली इट इज वेव प्रोपिगेशन, ठीक है। एंड द पॉइंट इज, सर। जी बेटा, मुझे कुछ कह रहे हैं? जी सर। जी बोले। सर यहाँ पड़ोस में डेथ हो गई है, तो अभी उनका 2 बजे जनाजा है। अगर माइंड ना करें तो सर, वैसे भी क्लास ऑलमोस्ट टाइम एंड हो गया है, तो मैं जा सकता हूँ? जी जी, जाए जनाब, बिल्कुल जाए। शुक्रिया सर। अल्लाह ओके, हाफिज़। तो प्रोपिगेशन में नॉर्मली वेव प्रोपिगेशन की हम बात करते हैं कि एक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसमिट करती है, और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी की सारी पहले फिजिक्स वगैरह में पढ़ी होंगी, लेकिन हम उनको दोबारा से लिखेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और फेडिंग, पाथ लॉस, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इट वुड बी एंटेना एंड propagation या antenna and wave propagation, and it would cover up sort of these topics. तो अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो हम कुछ अपना जो EMF है बिल्कुल थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे, एक लिंक जोड़ने के लिए कि जहाँ पे हमने EMF को ख़त्म किया था, आगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे आती है। तो कुछ क्वांटिटीज़ को दोबारा से स्टडी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे पास एंटेना की जो थोड़ी बहुत थ्योरी हम पढ़ना चाहते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास इस्तेमाल होगी। जो किताब हम इस कोर्स में कवर करना चाहेंगे दैट वुड बी एंटेना, आई थिंक इट इज थ्योरी एंड प्रिंसिपल नाम है उसका, मैं अपलोड कर दूंगा टीम्स पे। एंड द बुक इज बाय कॉन्स्टेंटीन समथिंग बेलेनिस, ठीक है। तो ये बेलेनिस के नाम से ही मशहूर है, ये बेलेनिस की किताब है फॉर एंटेना, और इसको हम कंसिडर करेंगे अपनी स्टडी में। एक मिनट जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी। जी वो भी लिखते थे, अगर कर दें तो आसानी हो जाएगी प्लीज, थैंक यू। जी सॉरी बच्चों, अच्छा जी। तो बैलेंस की बुक हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और ये कुछ हम पढ़ेंगे। तो कल हमारी लैब भी है और हमारी क्लास भी है, तो विल मीट टुमारो। और टाइम टेबल जो है वो क्या है जनाब? नहीं, कल खाली क्लास है, परसों लैब और क्लास दोनों है, थर्सडे को, ठीक है। तो कल 12:30 बजे हमारी क्लास है, तो 12:30 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और कल हम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम EMF की थोड़ी सी बेसिक्स दोबारा से देखेंगे और उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आगे हमने एंटेना के कॉन्सेप्ट्स में उसको कैसे एक्सटेंड करना है, ठीक है। कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।